सबके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, सबको ऑडिबल हूँ, किसी को आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हुई अभी 1 आध मिनट में हो जाएगी, आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। और जिनके पास फिर भी ना हो तो वो क्लास को एक दफा बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लें, उनके पास जो है वो ठीक हो जाएगा सारा इशू। ओके, अच्छा, अब देखो, बिल्कुल कम वक्त है, सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे भी जरा जुकाम है, सो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि ये जो 200 नंबर का CSS MPT है, 100 में से 33 नंबर लेने। आप लोग कभी भी किसी वन पेपर में अगर बैठे होगे तो आपके आंखें बंद करके 40, 45, 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर आए होंगे। आप मेरिट में नहीं आए हो या नहीं आए वो अलग एक बात है। ये कभी नहीं हुआ होगा कि 100 में से आपके 33 से कम नंबर आए हों। बहुत ही कम सिनेरियोज में, बहुत ही कम बच्चों ने अगर ये एक्सपीरियंस किया हो तो किया हो। बाकी मेरिट में आना ना आना कोई और बात है। आप सख्त से सख्त वन पेपर MCQs का टेस्ट दो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों के नंबर 33 से कम आ जाएं, ठीक है। और 200 में से 66 नंबर लेना, आंखें बंद करके 200 में से 66 नंबर लिए जा सकते हैं। 200 में तो 50, 55, 60, 70 MCQs इस किस्म का होता है जिसे हलवा MCQs कहते हैं, ठीक है। जो आप 10वीं 12वीं के बच्चे को लाके बिठा दो, वो बच्चा उन MCQs को हल कर लेगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये, मुझे ये चीज बताओ, आप इसके साथ एग्री करते हो कि नहीं करते कि आपने जब भी वन पेपर दिया आपके कम से कम 40, 45, 50, 60, 65 इस तरह के नंबर आए होंगे। कभी ये नहीं हुआ होगा कि आपने 100 नंबर का टेस्ट दिया होगा और उसमें आपके 25 नंबर आगे होंगे या 30 नंबर आगे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि कभी भी 200 नंबर में से ना 66 नंबर आपकी आंखें बंद करके आएंगे। आपको कभी भी MPT की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? जिस बच्चे को MPT की टेंशन है ना, जो ये समझता है कि यार मैं तो MPT भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, उसे तो CSS में बैठने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसको बोलो कि फिर आप घर ही जाओ पुत्र, आपको CSS में बैठने की जरूरत नहीं है। आपने कल को ऐसे का पेपर क्लियर करना है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामियात, आपने वो बड़ी बड़ी बलाएं क्लियर करनी है। और आपके पास अगर इतना नॉलेज भी नहीं है कि आप CSS के MPT से डरे हुए हो, तो फिर तो आपको बिल्कुल कैंडिडेट होने का हक ही नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा CSS MPT हो भी चुका है 1 आध बार या 2 बार। आपने देखा होगा कि उसमें फेलियर की रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये जो फेल हो भी जाते हैं तो ये बिल्कुल बस वो बच्चे हैं कि जिनके बारे में क्या ही कहा जाए। बाकी आपने देखा होगा कि 90% प्लस जो है वो बच्चे MPT को पास करते हैं। और आप लोग जिसने बिल्कुल कोई सिस्टमेटिक किस्म की थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है तो उसके लिए MPT पास करना, सबसे पहली बात लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको मैं बता रहा हूं कि MPT बिल्कुल एक गपशप है। MPT को इससे डरने की या इससे प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि MPT में आपसे पूछा क्या जाता है और आपको किस किस्म से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो MPT देखो, 200 नंबर का एक टेस्ट होता है जिसमें आपके पास 200 मिनट होते हैं। हर MCQs को हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। टेस्ट की टाइप क्या होती है? इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक आपको साथ शीट दी जाती है जिसमें आप वो सारी चीजें फिल करते हो, ठीक है। अब इन 200 MCQs में से 20 नंबर के MCQs होते हैं इस्लामियात के, 20 नंबर के MCQs होते हैं उर्दू के, 50 नंबर के MCQs होते हैं इंग्लिश के, 60 नंबर के होते हैं जनरल एबिलिटीज के, 50 नंबर के होते हैं जनरल नॉलेज के। ये पूरा 200 नंबर बनता है, ठीक है। अभी मैं इन पर खुलकर बात करता हूँ कि इन चीजों में से क्या क्या चीजें, इस्लामियात में क्या पूछा जाता है, उर्दू में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में किस डायरेक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। जनरल एबिलिटीज पर मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर ही डिफाइन कर दिया है। जनरल एबिलिटीज में बेसिक अरिथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है,
अलजेब्रा और ज्योमेट्री आपसे पूछी जाती है, जो मैथ्स वाले बच्चे उन्हें पता होगा, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेंटल एबिलिटीज, अगर बाप की उम्र जी आज से 5 साल पहले इतने साल थी, बच्चे की इतने साल थी, तो इतने साल गुजरने के बाद फलां की उम्र क्या होगी, बाप बेटे से 2 गुना ज्यादा हो गया जी, तो ये हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा जी। इस किस्म की ये जो मेंटल, जो ISSB के लिए भी आप लोग तैयारी करते हो, जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन बेसिकली तौर पर कहलाते हैं, वो क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के पोर्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, उर्दू में क्या पूछा जाता है, इस्लामियात में क्या पूछा जाता है, वो भी मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ। जनरल नॉलेज 50 नंबर का होता है, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी होते हैं, इसमें एवरीडे साइंस भी होती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है जी एवरीडे साइंस क्या होती है। यार एवरीडे साइंस ये है कि जी कितने सितारे घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, कौन से विटामिन की कमी से नजरें कमजोर हो जाती हैं, कौन से विटामिन की कमी से बाल गिरने लग जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोजिन क्या है, फलां का बॉडी में क्या काम है, फलां क्या चीज है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में फलां फलां डिफरेंस है, मेम्ब्रेन में जी ये चीज होती है, वो चीज नहीं होती। जिन्होंने बायो पढ़ी होगी उनको पता होगा। इस किस्म की जनरल चीजें जो आप 10वीं तक की किताबों में पढ़ते आते हो, वो आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, ठीक है, एवरीडे साइंस में। अच्छा, अब उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में वन पेपर को लेकर मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रिक्ट टेस्ट्स में भी आई हैव बीन अमंग टॉपर्स, मुख्तलिफ पोजीशंस पर रहा हूँ, 15वीं पोजीशन पर भी रहा हूँ, चौथी पोजीशन पर भी रहा हूँ, फेडरल सेक्रेटेरिएट के लिए भी क्लियर किया, FPR के लिए भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। वन पेपर का मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वन पेपर के नोट्स लेने में मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जिन बच्चों को भी हमने स्मार्ट स्टडी वर्कशॉप दी, वो बच्चे अगर इस क्लास में हैं तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो वन पेपर को असेस करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उर्दू में क्या पूछा जाता है ज्यादातर, देखो उर्दू में आपसे सबसे पहले तो ग्रामर पूछी जाती है। अब इसमें क्या चीजें हैं जी, आप सारे पेपर पुराने उठा के देखो, ठीक है। मुरक्कब क्या है जी, कितनी किस्में हैं जी, 2 हैं जी। मुरक्कब ताम क्या है, मुरक्कब नाकिस क्या है जी, मुरक्कब नाकिस की फिर आगे से इकसाम आ जाती है, कौन कौन सी, मुरक्कब इजाफी, तौसीफी, अतफी, अददी, जारी, फलां फलां फलां, ठीक है। फिर उसके बाद नज़म की इकसाम बलिहाज मौजू हमद है जी, नात है जी, मनजात है जी, मनकबत है जी, कसीदा है जी, मरसिया है जी। आप सारे पुराने पेपर उठा के देखो, अगर आपको ये चीजें न मिले तो मुझे एक मैसेज करके बता दो, ठीक है। फिर देखो जी, नज़म की इकसाम बलिहाज हैयत, मिसरा 1 लाइन शेर, 2 लाइन मुसल्लस, 3 मिसरों वाली रुबाई, 4 मिसरों वाली मुखम्मस, 5 मिसरों वाली, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती हैं। और ये जो आगे मैंने किया हुआ है ना, ये बार बार लिखा हुआ है, ये मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है कि मिसरा 1 लाइन वाली, मिसरा 1 लाइन वाली, मिसरा 1 लाइन वाली, शेर 2 लाइनों वाली, शेर 2 लाइनों वाली। ये किसका जान है, माई बंद कर दो अली, जिसका यार ये माइक ऑन होता जाए इनको रिमूव करते जाओ क्लास से, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये मैंने अपने लिए प्रैक्टिस की हुई है। ये देखो, मुसल्लस 3 वाली होती है जी, रुबाई 4 वाली होती है जी, मुखम्मस, ये याद करने के लिए मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। ये देखो बार बार की हुई है कि मुझे ये चीजें याद हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है जी काफिया क्या हो जी, काफिया क्या होता है जी, रदीफ क्या होती है जी। और ये सारी चीजें मैं पास्ट पेपर से उठा रहा हूँ, पीछे वाले पेपर देख रहा हूँ, चीजें उठा रहा हूँ, उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर टेंसेस पर सवाल होते हैं, माजी ना तमाम क्या है, माजी करीब क्या है, माजी बईद क्या है, माजी इहतमाली क्या है, माजी तमन्नाई क्या है, माजी शर्तिया क्या है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो उर्दू में भी तो इस तरह के टेंसेस हैं, उन पर सवाल किया जाता है। फेल की इकसाम जी, फेल मारूफ क्या है, फेल मजहूल क्या है, फेल लाजिम क्या है, फेल मुतादी क्या है, ठीक है। इनके साथ में लिखा हुई है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको फेल मुतादी ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसम नाउन क्या है जी, नाउन की इकसाम क्या है जी, प्रॉपर नाउन जी, कॉमन नाउन जी, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें नकरा, इसमें कफियत, फलां 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 फलां। ये देखो इनके साथ में लिखा हुआ है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट। आपको जो चीजें आप इंग्लिश की ग्रामर में पढ़ते हो, आपको उनका मुतबादिल
पता होना चाहिए उर्दू में कि फॉर एग्जांपल आप ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज होती है, और जब मैं उर्दू में जुमले बनाता हूं तो उसमें वो फेल मुतादी किधर आता है, उसको किस तरह पहचानना है। ठीक है, उर्दू तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमें तो उर्दू की ग्रामर आनी चाहिए। और आप अभी एमपीटी में भी बैठोगे, आप बहुत सारे वन पेपर्स में भी बैठे होगे, तो आप वहां पर गौर किया करो। उर्दू में या तो ग्रामर पूछी जाती है, ग्रामर तो सारी मैंने आपके सामने उठा के रख दी। अब देखो जुमलों की इकसाम, बयानिया जुमले, इस्तिफामिया जुमले। जैसा क्या होता है जी, सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो क्वेश्चन पूछने वाले क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसी तरह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि उर्दू में उन जुमलों को क्या कहते हैं। सनत की इकसाम, सनत तकरार क्या है, सनत बहाम क्या है, सनत तलमीह क्या है। ठीक है, यही चीजें आपके पास उर्दू में पूछी जाती हैं। ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फर्क क्या है, रोजमर्रा क्या होता है। ठीक है, अच्छा, फिर जब ये चीजें आपने कर ली, उसके बाद हुरूफ का आपको पता होना चाहिए। हुरूफ जार क्या है, हुरूफ इजाफत क्या है, हुरूफ इनबसात क्या है, हुरूफ तहसीन क्या है। इन पर एमसीक्यूज आते हैं। जब ये भी आपने कर लिए, फिर आपको मशहूर फेमस नॉवेल्स और उनके लिखने वालों का पता होना चाहिए। फेमस किताबें हैं चंद, और उनके लिखने वालों का आपको पता होना चाहिए कि फलां जी मोहम्मद हुसैन आजाद ने कौन सी लिखी, या कोई आपको वो किताब का या ड्रामे का या नावल का या अफसाने का नाम दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से बजाओ, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए सजाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ड्रामा है, अफसाना है, फलां मशहूर किताबें, 15-20 किताबें टोटल जिन पर क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, वो 15-20 किताबें भी याद रख लो और उन किताबों के मुसन्निफ भी याद रख लो। ठीक है, उर्दू में किताबें, उनके मुसन्निफ, नावल उनके मुसन्निफ, ड्रामे उनके मुसन्निफ, कुछ चंद मशहूर हैं। और उसके अलावा ग्रामर, उसके, हाँ, मैं ये सारे नोट्स मैंने ग्रुप में पहले भी सेंड किए हैं। बाकी में इस ग्रुप में अभी जिस तरह ये लेक्चर खत्म होगा, उर्दू के अलहदा बने हुए हैं, इंग्लिश के अलहदा बने हुए हैं, पाक स्टडी के अलहदा बने हुए हैं, करंट अफेयर के अलहदा बने हुए हैं, जनरल नॉलेज के अलहदा बने हुए हैं। ये सारे नोट्स में भी जिस तरह क्लास खत्म होती है ग्रुप्स में आपको सेंड करता हूँ। स्क्रीनशॉट पे नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, नोट्स में भी आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप सारे पेपर उठा के देखो, आपको ग्रामर के अलावा या फिर इन मुसन्निफीन के अलावा, ये जो किताबें ड्रामे अफसाने लिखने वाले हैं, इसके अलावा उर्दू में कोई और चीज पूछी जाती है तो कोई बच्चा भी मुझे बता दे। अभी आप मैसेज कर सकते हो। उर्दू में आपने इसके अलावा अगर कोई और चीज देखी हो, या तो ग्रामर पूछी जाती है, और ग्रामर एक चीज नहीं है, अब ये सारी जो है ना ये ग्रामर में आती है। ठीक है, ये पूछी जाती है, या तो ये मुसन्निफीन पूछे जाते हैं, फलां किताब किसने लिखी, फलां किताब किसने लिखी, असदुल्ला खान गालिब जी, गालिब का पूरा नाम क्या था जी, या गालिब कहाँ पर पैदा हुआ। ठीक है, मशहूर शुअरा हैं, उनके बारे में कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, कहाँ पैदा हुआ, पूरा नाम क्या था, कोई शेर दे दिया जाता है, ये फलां मशहूर शेर किसका है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं पूछी जाती उर्दू में। नंबर 1। नंबर 2, आ जाओ इंग्लिश के पोर्शन पे। इंग्लिश में नंबर है तुम्हारे पास 50। ठीक है, इंग्लिश में यार देखो, आपने सीएसएस के लिए जाहिर है आप ग्रामर तो पढ़ोगे ना, ग्रामर पढ़े बगैर तो आपसे सीएसएस नहीं होगा, आपसे तो लिखाई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यार, अल्फाज मुतजाद ग्रामर के ये सिंगुलर प्लूरल या अल्फाज मुतजाद, अच्छा ये ग्रामर ही है ना। अच्छा, उसके बाद देखो इंग्लिश के पार्ट पर आ जाओ। इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, इस लेक्चर के आखिर में मैंने कुछ सवाल भी दिए हैं, हम वो हल भी करेंगे, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मगर आप सारे समझदार बच्चे हो, आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब है, अगर एग्जामिनर ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उस सेंटेंस में वो किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देता है, नीचे वो आपसे पूछता है बताओ भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है, या वो नीचे आपसे पूछता है ये फलां एडवर्ब है, फलां एडवर्ब है, फलां एडवर्ब है या फलां एडवर्ब है, ठीक है, या ये कंपाउंड है, या फलां है, या सो आइडेंटिफिकेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इनमें आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। और सिर्फ आपको ये ना पता हो कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये एडवर्ब है तो कौन सी टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है,
या एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ये कौन से किस्म का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एडवर्ब है? अगर ये प्रोनाउन है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या कौन से किस्म का प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये पॉइंटिंग कौन सी किस्म का प्रोनाउन है? ठीक है, सो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी किस्म का है। ठीक है, सो ये अपनी तैयारी के दौरान मैंने बनाए थे। ये देखो, नाउन उसकी टाइप्स, प्रोनाउन उसकी सारी टाइप्स, इन्फिनेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अपने पास कर ली। एडवर्ब्स उसकी सारा डिटेल मेरे पास आ गई। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव में एक तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर देखो, एक तो सिर्फ एक ही तो एडजेक्टिव नहीं है, रंग भी एडजेक्टिव है, कलर भी एडजेक्टिव है, शेप भी एडजेक्टिव है, ओपिनियन भी एडजेक्टिव है, साइज भी एडजेक्टिव है। ठीक है, कि एक चीज गोल है, जर्द रंग की है, फलां उम्र की है, फलां ओरिजिन की है, फलां चीज से बनी हुई है, ये सारी चीजें नाउन को मॉडिफाई करती हैं ना। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और दूसरी बात देखो, एक सेंटेंस में लाजिम तो नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव आए, एक सेंटेंस में तो इस तरह भी हो सकता है 4 एडजेक्टिव आ जाएं। ये आ जाए जी कि एक चीज का रंग सुर्ख है, रंग भी एडजेक्टिव है, कलर उसका, शेप उसकी गोल है, ये भी एडजेक्टिव है, आई हुई वो ऑस्ट्रेलिया से है, ओरिजिन उसका ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी एडजेक्टिव है। अगर ये सारे एडजेक्टिव एक जुमले में आ जाएं तो आप पोजीशन क्या रखोगे एडजेक्टिव की? कलर पहले लिखोगे या शेप पहले लिखोगे या ओपिनियन पहले लिखोगे या मटेरियल पहले लिखोगे या ओरिजिन पहले लिखोगे? ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नोट्स में भी हैं, आपको फायदा देंगी ये चीजें। ठीक है, सो एक तो अपनी ग्रामर बिल्कुल क्लियर कर लो। आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, रिलेटिव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में कंजंक्शंस किस तरह यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरह यूज होते हैं। ठीक है, आपको पेपर में एग्जामिनर जुमला दे देता है, नीचे पूछता है बताओ ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। ठीक है, या फिर कंजंक्शंस को लेकर वो आपसे कोई ना कोई सवाल कर लेता है जुमले में कि ये जो फलां चीज लफ्ज यूज हुआ है बताओ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, फिर पैरेललिज्म पर सवाल आपसे आ जाता है। ठीक है, देखो, द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी आर टू आंसर द फोन कॉल्स, टू मेक द असाइनमेंट्स एंड टू कीप द बुक्स। ठीक है, तो सब में देखो किस तरह मैंने पैरेलल स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो आपने पैरेललिज्म को मेंटेन करना होता है और इसके रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशंस पे आपको ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल के देखो वीकेंड है, ऑन और ऑन किधर किधर यूज होता है, वीकेंड के साथ, डेज ऑफ द वीक के साथ, कैलेंडर डेट के साथ, स्पेशल डेज के साथ, अटैच्ड कोई चीजें होती है। ठीक है, इन सब के साथ ऑन यूज होता है। आपको मुख्तलिफ जुमले दिए होते हैं, प्रेपोजिशन की जगह खाली होती है, आप बस अपने अंदाजे से ऑन और इन फेल करते रहते हो। आपको इन उसूलों का नहीं पता होता कि ऑन किन किन चीजों के साथ, इन किन किन चीजों के साथ, एट किन किन चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। और जब आपको ये चीजें पता चलती हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और जब आप वो पढ़ते हो आपको पता चलेगा हाँ यार वो जो सारी चीजें हमें फलां शख्स ने पढ़ाई थी बिल्कुल उसी तरह काम करी है। जहाँ पे मंथ या सीजन, ईयर या डिकेड, पीरियड ऑफ द डे आ रहा है तो उधर इन ही लगता है। जहाँ पे डेज ऑफ द वीक हमने देखे हैं, वीकेंड देखे हैं, कैलेंडर डेट देखी है, किसी किताब में देखे या अखबार में देखे हैं, वहां पे हमने प्रेपोजिशन हमेशा ऑन ही देखा है। तो प्रेपोजिशंस पर आपसे सवाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनके गिर्द बड़ी कंफ्यूजन है, जिस तरह बिसाइड हो गया, विद हो गया, एट ऑफिस हो गया, इन ऑफिस हो गया, नियर या बिहाइंड हो गया, जो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो उन पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। सेंटेंस पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस कौन से हैं, इंट्रोगेटिव कौन से हैं, इंपेरेटिव कौन से हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं, ऑप्टेटिव कौन से हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्लॉज और फ्रेज, इन दोनों चीजों का बड़ा जबरदस्त अंदाजा होना चाहिए कि क्लॉज क्या चीज है और फ्रेज क्या चीज है। फिर आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये नाउन या एडवर्ब क्लॉज क्या है। ठीक है, आपको इनमें पहचान आनी चाहिए
लाजमन इन पे क्वेश्चन आते हैं। अभी तुम लोग एमपीटी में बैठोगे, तुम लोग देख लोगे, या आप लोगों में से जो लोग किसी भी वन पेपर टेस्ट में बैठे हैं तो इंग्लिश में उन्होंने देखा होगा कि इंग्लिश में यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसके अलावा तो आपसे और कोई चीज भी पूछी नहीं जाती। ठीक है, सो कंडीशनल सेंटेंसेस का आपको पता होना चाहिए। वन कंडीशनल कौन सा है, टू कंडीशनल कौन सा है, थ्री कंडीशनल कौन सा है, ठीक है, जीरो कंडीशनल कौन सा है। ठीक है, आपको उनके तमाम उसूल पता होने चाहिए। इन पर भी आपसे सवाल किया जाता है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पर आपसे सवाल किया जाता है। ठीक है, फिर फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सिमिली क्या है जी, मेटाफोर क्या होता है जी, हाइपरबोला क्या होता है जी। ठीक है, तो इन पर भी मैंने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स इन नोट्स में रखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी, आपको बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग शो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके साथ वो फ्रेजल वर्ब होते हैं, खास, ऑफ या टू लगता है, बंदा अंदाजे से लगाए तो कोई स्क्रीन विजिबल है सबको कि नहीं है जी, जल्दी से मुझे बता दें। स्क्रीन विजिबल है सबको? सारे जरा जल्दी से बता दो। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके, अच्छा, ओके, अच्छा। फिर उसके बाद आ जाओ जी जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाता है? पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस। देखो, अब जनरल नॉलेज के मैंने नोट्स किस तरह बनाए हुए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं, या तो पूछा जाता है इनमें मेंबर्स कितने हैं, ये देखो सबके मेंबर्स, या तो पूछा जाता है इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, ये देखो ये इनके हेडक्वार्टर्स, या तो पूछा जाता है ये किस तारीख को इनका इजरा हुआ, ये देखो तारीख, और फिर कुछ की जुबानें पूछी जाती हैं जी, कितनी ऑफिशियल जुबानें, कुछ इस तरह की खास चीजें, ये देखो आगे मैंने छोटी छोटी करके लिखी हुई है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की कुछ बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट किस्म के सवाल होते हैं, वो हमने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे करेंसी पूछी जाती है, या तो मुल्क की, या तो मुल्क की करेंसी पूछी जाती है, या तो मुल्क का कैपिटल आपसे पूछा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? ये देखो, ये हमने जनरल नॉलेज में ये चीजें तैयार करके रखी हूँ, और यही चीजें थी जिन्होंने मुझे वन पेपर में बड़ा एज दिया। हर और बच्चों को ये लगता था कि ये कोर्स इनफाइनाइट होते हैं, इन कोर्सेज को कभी भी इकट्ठा कलेक्ट नहीं किया जा सकता एक जगह पर। मुझे एडवांटेज ये था, मैंने हर चीज के फोल्डर बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है बंदे को। ठीक है, ये देखो, फिर ये पूछा जाता है भाई साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री हैं, ये कंट्रीज हैं। सार्क में, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं। आसियान कब बनी, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया कब बनी, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, फिर ये पूछ लिया जाता है जी कि इनमें कौन कौन से सेंट्रल एशिया में मुल्क हैं, फलां में कौन से हैं, फलां में कौन से हैं। ये सारे भी देखो मैंने आपके सामने रख दिए। फिर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, इनकी लेंथ पूछ ली जाती है, ये देखो ये लिखी हुई है। या ये पूछ लिया जाता है ये किस किस के दरमियान है, ये देखो ये लिखा हुआ है। डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में पूछ लिया जाता है ये कौन कौन सी जगह पर हैं, ये देखो उनकी जगह लिखी हुई हैं, ये उनके सूबे लिखे हुए हैं, ये साथ लिखा हुआ है बिगेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, डैम्स ऑफ पाकिस्तान पे सवाल आ जाता है, कौन कौन सा डैम किस किस सूबे में, ये देखो ये लिखे हुए हैं। ये पूछ लिया जाता है किस किस रिवर पर है, ये देखो रिवर्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान पे सवाल आ जाता है। फिर ये पूछ लिया जाता है जी कि 1956 से 58 तक कौन तुम्हारा प्रेसिडेंट था, या फलां ने किसने किसको निकाला, इस अयूब किसको निकाल के आया जी, सिकंदर मिर्जा है जी पीछे। ठीक है, गवर्नर जनरल कितने थे, किस से किस तारीख तक रहे। ठीक है, इस किस्म के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें हमने तैयार करके रखी हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन पे सवाल कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे कर लिए जाते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रगल है उस पर कर लिए जाते हैं। ठीक है, सो ये देखो, फिर प्री पार्टीशन पर सवाल किए जाते हैं। और ये जो सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, ये सवाल मैंने पास पेपर्स से उठाए हुए हैं, ये मैंने तैयारी के लिए नहीं लिखे हुए थे। ये सारी चीजें मैंने पास पेपर्स से उठाई हुई हैं। जब आप इन नोट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा, और इससे आपको नोट्स बनाने का तरीका भी सीखना चाहिए। ठीक है, जो हम लोगों की वन पेपर की वर्क शॉप होती है, ये तो अभी मैं आपके साथ नोट्स लगा हुआ शेयर कर रहा हूँ।
उस वर्कशॉप में हम ये चीज शेयर करते हैं कि इन नोट्स को बनाने का तरीका कार क्या है और वन पेपर को हैक करने का तरीका कार क्या है। ठीक है, सो आप देखो नोट्स तैयार करने का भी ये तरीका है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उर्दू हिंदी। अब देखो जिस तरह 1857, 1905, 1906 जिस जिस सीक्वेंस से इवेंट्स हुए हैं उस सीक्वेंस से अपने नोट्स में रखते जाओ, फिर जितनी चीजें उस पर पास्ट पेपर्स में पूछी हुई हैं वो चीजें अपने पास कलेक्ट करते जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स पे पूछा जाता है, लखनऊ पैक्ट पे पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, खिलाफत मूवमेंट पे पूछा जाता है, साइमन कमीशन पे जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो इधर नीचे लिखनी हुई है। जिन्ना के 14 पॉइंट्स पे पूछा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जी, पहली कब शुरू हुई जी, तो कब खत्म हुई जी, सेकंड कब शुरू हुई जी, तो कब खत्म हुई जी, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किस किस ने नहीं किया जी। ठीक है, तो ये देखो सारी डिटेल्स ये लिखी हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लाहौर रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसके बाद आजू जी इस्लामियात। ये देखो गजवात, गजवे बदर पे जो जो एमसीक्यूज हैं ये देखो, गजवे ओहद पे जो जो पूछा जाता है ये देखो, गजवे रजी, गजवे खंदक, गजवे खुदैबिया, गजवे मूता, गजवे हुनैन। हर एक चीज को फोल्डर देने की कोशिश करो। जहन कभी भी वो स्कैटर्ड हुआ हुआ डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता। जहन इस चीज का मजबूर है कि वो हमेशा वो चीज कलेक्ट करेगा जो फोल्डर की फॉर्म में होगी, जो उसे आसानी के साथ मिलेगी। गॉट इट? पोस्ट पार्टीशन पर भी सवाल आते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, ये तो पोर्शंस हमने बनाए हुए हैं। प्री पार्टीशन का हमने अलग से पोर्शन बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अलग से बनाए हुए, करेंसी और कैपिटल्स का हम लोगों ने अलग से बनाए हुए। ठीक है, अच्छा अब ये देखो आसमानी किताबें, उन पर एमसीक्यूज। ये देखो कुरान करीम, इन पर एमसीक्यूज। ये देखो, ठीक है, तो इस किस्म के एमसीक्यूज आप लोगों के पास होते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने रखे हुए हैं जी, प्रोटोटाइप। अच्छा अभी मुझे ये बता दो कि हम लोगों के इस क्लास में एसए के कितने बच्चे बैठे हुए हैं? जल्दी से मुझे बता दो, वो जरा रिएक्ट कर दो। जो बच्चे एसए के हैं हमारे पास वो जरा थम्स अप रिएक्ट कर दो। ओके 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 ओके, अच्छा अभी हम लोग कुछ सवाल हल करने लगे हैं। आप लोग जरा एक्टिव रहें और जल्दी जल्दी से। नहीं जी, इनका जो सारा सीक्वेंस है ये मेरे दिमाग की मर्जी से है, ये एफपीएससी की मर्जी से नहीं है। ठीक है, ये गाइडेंस वर्कशॉप है। हमेशा हम लोगों की गलती ये है, हम टीचर से क्या चाहते हैं कि टीचर हमें बनी बनाई चीज दे। टीचर आपको सिर्फ गाइडेंस देगा, उस गाइडेंस पर चलना आपका काम है, वो गाइडेंस समझाना उस बंदे का आपको काम है। ठीक है, नोट्स में ग्रुप में भी सेंड करता हूँ। ठीक है, नोट्स के ऊपर आप बिल्कुल बेकाम रहे, नोट्स आपको भी मिल जाएंगे। अच्छा, ही बिकेम अ टीचर, जल्दी से बता दो हम लोगों के ऐसे बच्चे, ऐसे वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्या है जी? नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड। They do not refer to any specific individual or entity. Proper noun, animate noun, common noun, you none of these. A, B, C, D. दूसरे में very good. There is a very tall tree in the ground. A, B, C या D? 3 में क्या आएगा? A, B, C या D? ये concrete noun है, inanimate noun है, proper है या B and C? Inanimate and concrete है, B and C. D है, very good. I liked his idea of starting a new company. Idea क्या है? Concrete noun है, animate noun है, inanimate noun है, ये thinking noun है। Inanimate noun है। Thinking noun कोई भी नहीं होता। उल्लू के पट्टो, thinking noun। ये तुम्हें अभी तक नहीं पता कि thinking noun नाम की कोई चीज नहीं होती। Thinking भी कोई noun होता है यार। या अल्लाह, देखो तो सही ना। तुम लोग पता है, तुम लोग एमपीटी का काम कर ही लो। तुम लोगों को इतना बेगाम नहीं होना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल टेंशन लिया करो एमपीटी की, तुम्हें लेनी चाहिए एमपीटी की टेंशन। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेस, ये क्या है जी? ये स्मेल क्या है?
स्मेल कंक्रीट नाउन है, स्मेल कंक्रीट नाउन है। वेरी गुड, स्मेल कंक्रीट नाउन है, वेरी गुड। अच्छा, अब द फ्लेवर ऑफ राइप स्ट्रॉबेरीज, ये क्या है जी? फ्लेवर क्या है? ए बी सी या डी? एब्स्ट्रैक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो यहां पर नीचे आ जाते हैं। ये मुझे बताओ, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, ये ब्राइटली क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब? ए बी सी या डी? एडवर्ब, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताओ, ही रन्स वेरी फास्ट, ये क्या है? ए बी सी या डी? ये वेरी क्या है? ही रन्स वेरी फास्ट, जल्दी से बताओ। जो ऐसे के बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें पता होगी ये बात। ऐसे वाले बच्चे आओ जरा मैदान में। नहीं, ऐसे वाले बच्चे कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ ना यार। ऑल है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेरी गुड, डी ऑप्शन ठीक है, वेरी गुड। मैंने आप सबको कहा है ना यार, एक्टिव रहो। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है ये एडवर्ब भी है, ये एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडवर्ब भी है, और ये इसलिए ये डी ऑप्शन को क्वालिफाई करते हैं। ये सारी चीजें ठीक हैं, ठीक है। ही टॉक्स लाउडली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, या वर्ब है? हाँ जी, वेरी गुड। अब द बर्ड्स फ्लू देयर, ये देयर क्या है? द बर्ड्स फ्लू देयर, ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहां पर तो सामने नहीं आ सका, वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स, क्या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर सकता है? वेरी गुड, कर सकता है, जबरदस्त। तो ये यार वो तरीकेकार है, ये वो चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। दे गेव मी अ बुक, ये मी क्या है? प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या ऑल ऑफ दीज है? जल्दी से आवाज, वेरी गुड। अच्छा, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, मुझे बताओ ये हिमसेल्फ क्या है? ये हिमसेल्फ क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये हिमसेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, इंटेंसिव है, पर्सनल है, ये रिलेटिव है? वेरी गुड, ये रिफ्लेक्सिव है, वेरी गुड, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ये ईच क्या है पुत्र? पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये इंडेफिनिट है? वेरी गुड। अच्छा, सो दैट इज इट जी। इस किस्म की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाती है। कोई इतनी कोई मुश्किल नामुमकिन सी चीज नहीं होती। बात यह है कि आपके पास गाइडेंस कितनी है, आप किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किस डायरेक्शन में नोट्स तैयार कर रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। अभी ही मैं आप लोगों को ग्रुप में नोट्स सेंड कर रहा हूं। जिसके पास नोट्स नहीं है वो अपने पास नोट्स ले लो। नोट्स में कुछ ना कुछ गलतियां भी होंगी, मेरे तैयारी के जमाने के बनाए हुए नोट्स हैं, उन गलतियों को इग्नोर करके ठीक कर लेना। बाकी 90 to 90% ठीक होंगे, उनसे अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। ये जो हम लोगों का मेन ग्रुप है जी, CSS चैंपियन ग्रुप, ये उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।